चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच गए थे सम सिंबल्स रिप्रेजेंटेड, ये सब हो गया। अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बुक दे बेटा जरा। अब आ जाओ बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पेज नंबर 341। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बेटा सबसे पहले है हमारे पास नल वेक्टर। सबसे पहले है हमारे पास नल वेक्टर। नल वेक्टर, और इसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और इसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है ना। तो अब नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होते हैं, मतलब वेक्टर की जो टाइप है, ठीक है, उसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर की डायरेक्शन, इन्हीं दोनों बातों पर टाइप्स ऑफ वेक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। तो हम उसी में डिफाइन करेंगे, और बाकी अगर थ्योरेटिकल पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकते हो। समझ गए। तो डेफिनेशन तो हम बोलेंगे, बट फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट खत्म कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन कोई आती नहीं है कि मतलब प्रॉपर उसको लिखें, है ना। हाँ, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, जिनका मैग्नी, गौरव इधर आ जा, ठंड लग रही है, अच्छा ठीक है। चल फिर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो, और उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, फिर भी डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। डायरेक्शन क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे मान लो बच्चों, मैं एक ये पॉइंट लगा दूं, तो ये एक नल वेक्टर है। समझ गए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, और इसकी क्या डायरेक्शन है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि ये एक नल वेक्टर है। ठीक है ना। तो अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए या ए बी मान लेते हैं। ए से बी डायरेक्शन है। ए क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट, बी क्या कहलाता है, टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट या हेड, और ये कहलाता है टेल। समझ गए। अगर ये वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, तो वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, इसलिए वेक्टर ए बी क्या कहलाया, नल वेक्टर कहलाया। दैट इज, अगर ये जीरो मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए और बी है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। भाई जहां से वेक्टर चल रहा है वहीं खत्म हो जा रहा है, यही मतलब है ना। तो अगर किसी भी नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये वेक्टर ए लिख दूं या वेक्टर बी बी लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, जीरो। सही है। अब एक नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो के ऊपर एरो लगा दो तो वो बन गया नल वेक्टर। अगर सिर्फ जीरो लिखा है तो वो स्केलर है, और अगर उसके ऊपर आप एरो लगा दो तो वो क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। नल वेक्टर का ये सिंबल हो गया। समझ में आ गया नल वेक्टर। ठीक है। नल वेक्टर के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। इसको समझ लेते हैं। सेकंड है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर, मान लो वेक्टर ए बी है, डायरेक्शन हो गई बच्चों ए से बी, ए इनिशियल है, बी टर्मिनल है, ए से बी की तरफ चलता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड
if vector AB magnitude is equal to 1 unit, if vector AB magnitude is 1 unit, then vector AB is known as unit vector. Then vector AB is known as यूनिट वेक्टर. क्लियर हो गया? तो ये यूनिट वेक्टर है. ठीक, अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी सिंपल सी बात पढ़नी है हमें. ठीक है ना? अब यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या है? जैसे मान लो इसे हम डिनोट करते हैं वेक्टर ए से, तो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है? ए कैप. क्या पढ़ते हैं इसे हम? ए कैप. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या हो गया? ए कैप. करेक्ट. तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमेशा क्या रहेगा? 1. ठीक है, जैसे कैप दिखता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है. कोई किसी के ऊपर कैप लग गई तो यूनिट वेक्टर है वो. ठीक है ना? समझ गए? आगे बढ़ते हैं. यूनिट वेक्टर के बाद थर्ड हमारा आता है को इनिशियल वेक्टर. थर्ड आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर. अब समझते हैं को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं. इनिशियल टर्म से समझ गए? ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है लेकिन टर्मिनल पॉइंट अलग अलग हों. ये देखो ऐसे. इनिशियल पॉइंट मान लो हमारे पास O हो गया, टर्मिनल पॉइंट A हो गया, B हो गया और ये C हो गया. तो यानी वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC are the vectors with same initial point. ठीक है, इनिशियल पॉइंट O. Therefore, एक मिनट. ठीक है, therefore वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC are known as को इनिशियल वेक्टर्स. ठीक है ना? तो इतना कुछ ज्यादा ही नहीं है, बस याद रखना जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है वो को इनिशियल है, जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम है वो है को टर्मिनल वेक्टर. ठीक है, मान लो उल्टी एरो डाल दो, उल्टी डायरेक्शन कर दो, तो वेक्टर AO, वेक्टर BO, वेक्टर CO आर को टर्मिनल वेक्टर, क्योंकि उनका टर्मिनल पॉइंट सेम है. एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट समझ लो. ठीक है ना? तो क्या क्या हो गए? नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, सिंबल इज 0 के ऊपर एरो और नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. और दूसरा है यूनिट वेक्टर, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज नोन एज यूनिट वेक्टर. और को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर्स विद 2 और मोर वेक्टर्स विद सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर. कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बस दिमाग में सेट रखना है हमें, छोटी सी बात. ठीक है ना? को इनिशियल वेक्टर्स के बाद आते हैं बेटा को लीनियर वेक्टर. इसको अब समझना है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, लिखना मत साथ में. ठीक है, अब हम पढ़ने चल रहे हैं को लीनियर वेक्टर्स, फोर्थ. क्या बच्चों कोलीनियर पॉइंट सबने पढ़े हैं? कोलीनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. कोलीनियर पॉइंट, उसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है. ये क्या है? कोलीनियर वेक्टर्स. तो कुछ हम स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं. ये हो गई हमारे पास लाइन L, लाइन M और लाइन N. ठीक है,
लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन। एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। ठीक है, समझ गए। अब ये तीन लाइनें हमने बना दी, तीनों पैरेलल हैं। लाइन एल पर हम बना रहे हैं वेक्टर ए बी, लाइन एम पर हम बना रहे हैं वेक्टर पी क्यू, और लाइन एन पर हम बना रहे हैं वेक्टर वाई एक्स। कौन सा वेक्टर? वेक्टर वाई एक्स। ये तीन हमने बना दिए, तीन से ज्यादा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, जैसे ए बी किस लाइन पे बना है? लाइन एल पर बना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का सपोर्ट क्या है? लाइन एल। ठीक है ना, सॉरी, वेक्टर ए बी का सपोर्ट लाइन क्या है? लाइन एल। वेक्टर पी क्यू किस का सपोर्ट क्या है? लाइन एन एम। और वेक्टर वाई एक्स का सपोर्ट क्या है? लाइन एल। इन तीनों लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? पैरेलल है, यानी तीनों सपोर्ट क्या है? पैरेलल है। ऐसे वेक्टर जो सेम सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट पर बने हों, irrespective of their magnitude and direction, are known as कोलिनियर वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका जो सपोर्ट है वह या तो वो सेम लाइन होना चाहिए या वो पैरेलल लाइन होना चाहिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, बस सपोर्ट को देखना है। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए? वेक्टर्स विद सेम डायरेक्शन, ओ सॉरी बेटा, वेक्टर्स विद सेम और पैरेलल लाइन सपोर्ट। लाइन लिख दिया, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते। ठीक है, वेक्टर्स विद सेम और पैरेलल लाइन सपोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, क्या बच्चों कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है? सेम और पैरेलल कुछ भी हो, जैसे मान लो ए बी एल पर ही तीन चार वेक्टर बना डालो, अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग मैग्नीट्यूड के, तो वो भी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल कर देता हूं, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जैसे मान लो एक और लाइन हम बना देते हैं, इस पर हमने एक वेक्टर ले लिया एम एन, ठीक है, एक वेक्टर हमने ले लिया एस आर। तो एम एन और एस आर का जो सपोर्ट है वो क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड पता नहीं सेम है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन पता नहीं कि सेम है कि, डायरेक्शन तो वैसे भी अपोजिट दिख ही रही है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर भी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। बात समझ गए? कोई डाउट अभी तक? अंश कोई दिक्कत? सब क्लियर? कोलिनियर याद रहेगा आप सबको? कोलिनियर वेक्टर के बाद आते हैं बेटा इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स 5। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड एंड या सेम डायरेक्शन विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन कहां से पता चलेगी? जल्दी बताओ, कैसे पता लगाएंगे? नहीं, डायग्राम से नहीं पता चलेगा। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी?
कुछ पढ़ाया था, डायरेक्शन कोसाइंस, तभी तो डायरेक्शन पता चलेगी। डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे भाई, अल्फा बीटा गामा दोनों के सेम होने चाहिए, सही है। तो उसके बाद उनके कोसाइंस निकलेंगे, तो सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास, अब देखो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है भाई ये कैसे बना दिया, ठीक है, तो वो बस याद रखना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पैरेलल बना देता हूं। देखो जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए बी, और ये हो गया हमारे पास वेक्टर पी। पैरेलल रख लिया है। पैरेलल रखने का मतलब है डायरेक्शन सेम है, या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, जैसे मान लो इस तरीके से एक वेक्टर मान लो ये बना दिया, और एक वेक्टर ये बना, ठीक है, करेक्ट। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, दो अलग अलग मान ले, ऐसे बना ले, इसको बना लेते हैं वेक्टर एक्स वाई, और को बना लेते हैं वाई एन, ये कर लेते, ठीक है ना, ऐसे ठीक है। अब वो समझ लो कि दोनों वाई एन और एक्स वाई बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो डायरेक्शन तो अपने आप ही बराबर है, क्योंकि वही ओरिजिनेट पॉइंट है इनका, एंगल सेम रहने वाला है, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर पी क्यू आर सेम, एंड वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू मैग्नीट्यूड, ये भी बराबर है, सही है। डायरेक्शन बराबर हो गई, पैरेलल होगा तो डायरेक्शन बराबर ही होगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। देयरफॉर इक्वल का सिंबल क्या होता है, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर, अभी सब कुछ हम ज्योमेट्रिकली पढ़ रहे हैं, कोई अलजेब्रा नहीं है इसके अंदर, समझ गए। अब यहां बात करें तो इस वाले केस में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स वाई, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स वाई, वेक्टर एक्स वाई एंड वेक्टर वाई एन आर सेम। अब मैं मान के चल रहा हूं एंड वेक्टर एक्स वाई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर वाई एन मैग्नीट्यूड, अगर ये दो बातें हैं तो देयर फोर वेक्टर एक्स वाई इज इक्वल टू वेक्टर वाई एन, ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे। इनमें से कोई भी एक बात गलत है तो वेक्टर ए बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर पी क्यू, नॉट इक्वल का साइन सबको आता ही है, इक्वल टू क्रॉस कर देना है, सही है। तो ये हो गए हमारे पास इक्वल वेक्टर्स, फिफ्थ कंडीशन, समझ में आया। इक्वल वेक्टर के बाद आते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर के बाद क्या आता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, बड़े बेटा आगे, हाँ कर लो, नोट कर लो।
तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं, समझ गए नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या था, कि भाई वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और एक चीज मैंने यहां मेंशन नहीं किया, वो कर देते हैं। वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी ए मैग्नीट्यूड ये सेम रहेगा। वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी ए मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। ये है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर के बाद ये सारा खत्म हो गया। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट। इतने ही टाइप ऑफ वेक्टर आपके पास हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है बच्चों कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना। तो डायरेक्शन बना लेते हैं पहले। डायरेक्शन हो गई हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बस हमें बनाना है, क्या बनाना है, क्या बोल रहा है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो किधर जाना है आपको, साउथ के वेस्ट में कितना जाना है, 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ का वेस्ट इधर रहेगा 30 डिग्री। तो बस 40 किलोमीटर की ये डिस्प्लेसमेंट बना देंगे और कुछ नहीं करना। 30 डिग्री है और मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे, 40 किलोमीटर, बस। तो ये सब ऐसे ही है, डायरेक्शन वगैरह बनाना सीख जाओ। एग्जाम्पल 2 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर्स 5 सेकेंड। क्योंकि ये टाइम की यूनिट है तो ये एक स्केलर है। टाइम रिप्रेजेंट, टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर हो गया। आगे चलते हैं। 10 न्यूटन फोर्स है, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है, इसलिए क्या हुई है, वेक्टर क्वांटिटी। 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, तो ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर होगी। 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, स्पीड भी है डायरेक्शन भी है, तो क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 10.5 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोलीनियर वेक्टर। तो कोलीनियर की डेफिनेशन क्या है बेटा, वेक्टर्स विद पैरेलल एंड सेम लाइन सपोर्ट आर नोन एज कोलीनियर वेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर देखा जाए वेक्टर ए और वेक्टर सी पैरेलल सपोर्ट पर हैं, वेक्टर सी और डी सेम सपोर्ट पर हैं, तो इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद कह रहा है बेटा इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड भी फिगर को देख के लग रहा सेम ही है, तो इसलिए ये कहलाए इक्वल वेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, बताओ जरा कौन कौन से हैं, बी सी और डी, समझ गए, तो क्लियर हो गया। तो यही था टाइप्स ऑफ वेक्टर और वेक्टर की डेफिनेशन। एक्सरसाइज 10.1 पूरी कंप्लीट कर लेनी है, कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एडिशन ऑफ द वेक्टर। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अलजेब्रा की तरफ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो एडिशन है इसको एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब समझो ये क्या होते हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पहला, ध्यान से इसको समझो, साथ साथ अगर नहीं लिख के समझ में जिसको नहीं आ रहा वो तो तुम्हारा दिमाग बताएगा, ठीक है।
तो वो मत लिखो। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, हम बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझेंगे, बस हमें समझना है क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मैथ्स में नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ समझना है। ट्राइंगल लॉ मतलब कैसे, क्यों यूज़ किया जाता है, बस यही हमें जानना है और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मेन तो हमें अलजेब्रा ऑफ वेक्टर करना है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होती है, जैसे मान लो आप पॉइंट ए पर हो, कहां पर हो, पॉइंट ए पर हो, और आपको पॉइंट सी पर पहुंचना है। ए पर हो और पॉइंट सी पर आपको पहुंचना है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि मान लो आपको पॉइंट बी पर कोई काम है, ठीक है। आप घर से निकलते हो, आपने कहा कि भाई चलो पहले पॉइंट बी का काम निपटा करके तब सी पर चले जाएंगे, सही है। तो आप कुछ इस तरीके से काम करोगे कि भाई ए से बी जाओगे, पहले चले गए, काम करते हैं, ए से बी जाएंगे, एरो दिखने चाहिए, यही इंपॉर्टेंट होता है। ए से बी गए हम, सही है। फिर आप बी से सी गए, ए से बी गए और फिर आप बी से सी गए, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीधे जाओ ए से सी, कहां जाना है हमें, सीधा मुझे जाना है ए से सी। अगर मैं ए से सी जाता तो क्या कुछ फर्क होता, कम टाइम लगता, डिस्टेंस कम कवर करते। तो यही रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर निकालते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर मुझे सीधे उस स्टेट पॉइंट पे जाना हो तो मुझे कितना टाइम लगेगा या उसका वो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ये इसलिए नाम इसका रखा गया क्योंकि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर कोई ये बोले कि ए बी जितना डिस्टेंस हमने चला, बीसी जितना हमने डिस्टेंस चला, वही डिस्टेंस एसी के बराबर होगा, तो क्या ये पॉसिबल है, पक्का है ये कि ए बी जितना हम गए, जितना हम बीसी गए, अगर मैं एसी जाता तो उतना ही डिस्टेंस लगता, नहीं ना। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि एक अलजेब्रा को सेटिस्फाई करती है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जब वेक्टर में करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट जाता तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता, ठीक है ना। आगे चल के देखोगे कि मान लो ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, यहां से जाओ तो कितना मैग्नीट्यूड आएगा, वो जब हम कंपोनेंट फॉर्म पढ़ेंगे तब इस बात को उससे लिंक करेंगे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको और थोड़ा क्लियरिटी देते हैं, ठीक, समझते हैं और आगे। तो मान लो हम पॉइंट ए से बी गए, फिर हम बी से सी गए, और फिर हम ए से सी अगर निकालना चाहें तो यही है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। मान लो ए बी को वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी को वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए सी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। और बच्चों जब भी ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग जब भी मतलब एडिशन करते हैं तो डायरेक्शन वगैरह आपको लगानी आनी चाहिए। इनिशियल से शुरू करना है, दो डायरेक्शन में चलेंगे और फिर इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करके डायरेक्शन लगा। तो जब भी डायरेक्शन लगाएंगे हमेशा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सब जगह इसका काम आएगा, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट नोट क्या हो गया, अब इसमें वैसे तो मैथमेटिकली तुम लोग समझ चुके हो बट फिर भी मैं लिख देता हूं कि वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड
प्लस वेक्टर BC मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू वेक्टर AC मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया होगा सबको क्यों ऐसा है ना? समझ गए? तो ये था हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसके बाद आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अगला कॉन्सेप्ट हो गया नोट बेटा? चले नोट कर लो पहले। चलो बेटा नेक्स्ट। अब आओ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन समझते हैं कि भाई ये कौन सी सिचुएशन को जस्टिफाई करता है, मतलब किसको डिफाइन करता है, क्यों जरूरत पड़ गई इसकी। ठीक, इसको समझते हैं। अंदाजा लग गया होगा क्या बन रहा है? लग रहा है अंदाजा है? ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हो गया, ये ड्रोन हो गया मान। ठीक, अब क्या होता है कि हम ड्रोन को उड़ाना शुरू करते हैं। मान लो ये जमीन है, ठीक, ऐसे इस डायरेक्शन में हम उड़ाना शुरू ड्रोन को, ठीक है। लेकिन जो हवा की दिशा है वो इधर है, हवा इस तरफ बह रही है, ड्रोन को ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो समस्या क्या आएगी कि ड्रोन तो जा रहा है ऊपर, ऊपर ले जा रहे हैं ड्रोन को, और विंड की डायरेक्शन ये हो गई, हवा इस डायरेक्शन में है, सही है। तो जब भी आप देखेंगे तो ये जो ड्रोन है ना, ये ड्रोन एकदम सीधा नहीं उठेगा, ये क्या होगा, टेढ़ा जाना शुरू कर देगा ऐसे, ठीक है। ऐसे उठेगा, हवा तेज होगी तो धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, वो डायरेक्शन ऐसे चेंज होगी, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ऑल्टीट्यूड जो 90 डिग्री है उससे जरूर हटेगा, ये फर्क जरूर पड़ेगा, समझ गए। तो जब ये वाली डायरेक्शन आती है कि भाई ये वाला रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है,
तो इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगती है। मतलब जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना, उस डायरेक्शन में चीज चलनी शुरू होती है। समझ गए? तो जैसे कोई भी बोट हो गई, बोट जब चलती है तो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होती है और बोट की खुद की डायरेक्शन होती है। लेकिन बोट क्या होता है, लेकिन वो चलती टेढ़ी है, कभी ध्यान से देखना उसको, तो क्या होगी, वो टेढ़ी चलेगी लेकिन फिर भी पहुंचेगी सही जगह पर। तो वो क्या करती है, पैरेललोग्राम के डायगोनल पे चलती है वो। तो फिर उसके बाद उसी डायगोनल के अकॉर्डिंग, यानी आप उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो कि अब उसकी नई डायरेक्शन क्या होगी अगर ऐसा हो रहा है। ये कैलकुलेट करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगता है। इन शॉर्ट, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में ये हमने बात समझी। बाकी फिजिक्स में जाओगे तो और ज़्यादा इसको डिफाइन किया जाए, तो उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें ये पता चल जाए भाई ये दो लॉ पढ़ते क्यों हैं। अभी समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात? तो ड्रोन क्या हुआ, ऊपर उठा, हवा इधर थी, तो ड्रोन की डायरेक्शन जिधर होगी वो हमें फाइंड आउट करना। अब वो डायरेक्शन किधर होती है, वो डायरेक्शन हमेशा पैरेललोग्राम के डायगोनल पर होती है। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, इन दोनों से मिल करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। जैसे ये हो गया ना, ये बना लिया आपने, दोनों की डायरेक्शन ले ली। अब हम क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। जैसे एक यहां से लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, इसके पैरेलल, और एक बच्चों इसके पैरेलल लेके जाएंगे। ये देखो, ये पैरेललोग्राम बन गया, और ये जो हमारा है ये डायगोनल के थ्रू चला जाएगा। अभी तो इधर बना है, ये डायगोनल के थ्रू जाएगा। बात समझ गए? क्लियर हुआ? और इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, अब प्रॉपर फिगर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लो। तो ये हो गया हमारे पास ए, बी, सी, और ये हो गया डी। तो ए से बी एक डायरेक्शन है, ठीक है। मान लो पहली डायरेक्शन ए से बी है, दूसरा ए से डी है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगी, उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी ए सी, है ना। अब अगर इसे फाइंड आउट करना है कि भाई ये एसी का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो ये मुझे निकालना है, भाई एसी कितना डिस्टेंस वो कवर हो जाएगा फिर, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का काम आएगा। ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए। अच्छा, अगर ये हो गया हमारा वेक्टर बी, जो दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बाकी कंप्लीट करेंगे। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखो, ए से बी, फिर बी से सी बच्चों, तो नई डायरेक्शन क्या आई, ए से सी। अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या वेक्टर बी होगा, जल्दी बताओ, होगा ना, इक्वल वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये मिल गया, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो मुझे लेंथ भी मिल जाएगी, तो फायदा हुआ। तो दो सिचुएशन अलग अलग समझ में आ गई, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्यों यूज होता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्यों यूज होता है। सबको क्लियर है बात, ठीक है ना। अच्छा, टीसी वेक्टर की डायरेक्शन डी टू सी लेनी पड़ेगी, और इसे किससे मेंशन करोगे, वेक्टर ए से मेंशन करोगे। अब जरा वेक्टर ए सी बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, वेक्टर ए सी क्या बनेगा। ए से डी जाओगे, डी से सी जाओगे, तो क्या बनेगा, क्या वेक्टर बी प्लस ए नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। दोनों सेम वेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेक्टर ए बी लिखो या वेक्टर बी ए लिखो, एक ही बात है। इससे एक बात और प्रूफ हो गई कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, किसी भी ऑर्डर में वेक्टर को ऐड करो, वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए, डन, ठीक है। तो ये दो एडिशन हमने पढ़ लिए। ऐसे ही बेटा ऑल्सो एसोसिएटिव, ये भी लिख देता हूं, ऑल्सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी ऑल्सो इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, ठीक है, डन। तो एडिशन की बातें क्लियर हो गई। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर का मतलब है बच्चों कि किसी भी रियल नंबर से अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ये आपको समझना है। समझ गए? क्लियर हुआ? जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ए बी है, ठीक है, हमारे पास है वेक्टर ए बी, ये हमने बना लिया वेक्टर ए बी। इसको हम मेंशन कर देते हैं स्मॉल ए, तो वेक्टर ए बी हमने बना लिया, ठीक है। अगर बच्चों हम वेक्टर ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बी, इससे मल्टीप्लाई किया हमने +2 से, ठीक है, इसका मतलब 2 टाइम्स वेक्टर ए, ये एक ही बात है, लिख दिया मैंने। अब अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन सेम रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो डबल हो जाएगा। डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? डबल हो जाएगा। अब आपके पास जो वेक्टर ए बी आया, ठीक है ना, इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ ये आपको समझ, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन, डायरेक्शन क्या है? सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या फर्क पड़ा कि वेक्टर ए बी जो पहले था, यानी वेक्टर ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। समझ में आया? अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 रहा होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 हो गया है। तो मैग्नीट्यूड डबल बट डायरेक्शन सेम। क्लियर है? अब यही काम अगर हम ऐसे कर दें, कि बच्चों इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं -1/2 से, इससे मल्टीप्लाई कर दूं -1/2 से, ऐसा करने पे क्या होगा? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो वेक्टर है उसकी एक तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। ये हमारा B है और ये हमारा A है। सही है? समझ में आ गया? तो अगर ऐसा करते हो आप तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट, और मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा कि -½ ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज हाफ टाइम्स ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? करेक्ट। अब आते हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पर, अब पढ़ते हैं हम यूनिट वेक्टर। सेम कॉन्सेप्ट पर क्या पढ़ना है हमें? यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर देखो, मान लो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ए बी है, ये हो गया बच्चों वेक्टर ए बी, ठीक है। अगर हम इसी वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में, इसी वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में सिर्फ एक यूनिट मैग्नीट्यूड चलेंगे, ठीक है, तो ये कहेगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। इसको निकालना है मुझे। यूनिट वेक्टर तो मुझे पता है क्या होता है यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, डायरेक्शन तो होगी, कौन सी होगी पता नहीं, तो इसने वो डायरेक्शन डिफाइन कर दी। कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। वेक्टर ए बी है, उसकी डायरेक्शन में अगर आप एक यूनिट चलते हो तो वाला यूनिट वेक्टर बता दो। वाला क्या बताना है? यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड सिर्फ नहीं बताना है, क्या बताना है? यूनिट वेक्टर बताना है। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पक्का पता है कि 1 है। अब डायरेक्शन कितनी है? ए बी। अब इसको सिंबल कैसे देंगे कि भाई ए बी की हेल्प से कैसे निकलेगा, ये पता लगाना है। ये किससे निकालना है हमें? ए बी की हेल्प से कैसे निकलेगा ये पता लगाना है बच्चों। देखो
तो मैंने क्या किया, ए से चलना शुरू किया यहीं से, और एक यूनिट में चल गया, यानी इसको मैं नाम दे देता हूं सी। वेक्टर ए सी की क्या खासियत है? ठीक है, वेक्टर ए सी की क्या खासियत है? वेक्टर ए सी इज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इज 1। सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इज 1। ठीक है, अच्छा अब मान लो ये जो वेक्टर ए बी है, पूरा वेक्टर ए बी, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं वेक्टर ए से। किससे डिनोट कर रहा हूं? वेक्टर ए से। और जो ये वेक्टर ए सी है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं वेक्टर पी। किससे डिनोट कर रहा हूं? वेक्टर पी से। कर दिया? ठीक है, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जल्दी से बताओ। वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड हो गया 1। शाबाश, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज 1। ठीक है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए मैग्नीट्यूड, ये तो होगा ना, ए मैग्नीट्यूड होगा ना। समझ गए? क्लियर? अब मुझे मान लो वेक्टर पी को देखना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। सिर्फ मुझे ये दे दिया गया कि मेरे पास एक वेक्टर पी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। वेक्टर पी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। इसी की डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर ए बी बताना है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है। क्या करेंगे? एक वेक्टर P है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। इसी वेक्टर P की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। क्या करेंगे? यहां सोचो। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करेंगे ना। हमें क्या करना है? डायरेक्शन सेम रखनी है, मैग्नीट्यूड बढ़ाना है। डायरेक्शन सेम रखनी है, मैग्नीट्यूड बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे वेक्टर P की ही डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए ए बी जिसका मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ए बी क्या होगा? जरा सोच के बताओ। क्या वेक्टर ए बी वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर पी होगा? वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर पी होगा। सबको समझ में आ रहा है? अब जो ये वेक्टर ए बी है, क्या ये स्मॉल वेक्टर ए है? इट इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर पी। लेकिन हमें तो वेक्टर पी निकालना है, ए गिवन है, ये तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो व्हाट इज वेक्टर पी? वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। अगर मुझे कोई भी वेक्टर ए गिवन है, कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। यूनिट वेक्टर आ गया। मुश्किल है? समझ में आ गया? तो वेक्टर ए अपॉन ए मैग्नीट्यूड, एंड इट इज डिनोटेड एज पी, यानी पी कैप। पी कैप इज वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। सही है, यही होता है ए कैप। अब अगर वैसे लिखना हो, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो क्या लिखोगे आप? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना? अगर ये निकालना है बच्चों, तो हम लिखेंगे ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए अपॉन ए मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया सबको? तो यूनिट वेक्टर अब याद रहेगा। इस तरीके से काम होता है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबको? बढ़े अब आगे।
यूनिट वेक्टर हो गया, डन। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर या कंपोनेंट फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब इसको समझते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सारा बच्चों हमें 3D में ही समझना है। अब यहां से अलजेब्रा शुरू हो रही है, धीरे धीरे ज्योमेट्री का सिर्फ यूज होगा किसी भी डेरिवेशन में, और फिर हमें अलजेब्रा से सारी चीजें सॉल्व करनी है। ये हो गया x y z, और बच्चों ये ओरिजिन हो गया, इसका नाम हो गया A B D E F, और ये। अब बहुत ध्यान से समझो कि अब मुझे डायरेक्शन कैसे लगानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फोकस हो जाओ, लिखो मत अभी, क्योंकि डायरेक्शन में ही सब परेशान रहते, सोचते हैं कि ऐसे रैंडम डायरेक्शन लगाई जाती, नहीं। इस वक्त जो है हम O को इनिशियल पॉइंट मानते हैं। जब भी आपको स्पेस में या कार्टेशियन प्लेन में कुछ भी ड्रॉ करना है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होता है? O। O क्यों होता है? क्योंकि पोजीशन वेक्टर का जिस भी पॉइंट का निकालना है उसको हमें पोजीशन वेक्टर देना होता है, और पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है ना? तो O से A डायरेक्शन जाएगी, तो कौन सा वेक्टर बनेगा? वेक्टर OA। O से C डायरेक्शन जाएगी, कौन सा वेक्टर बनेगा? वेक्टर OC। O से E जाएगी बेटा, तो वेक्टर OE। ये डायरेक्शन फाइनल हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग बाकी की डायरेक्शन डिसाइड हो। ठीक है ना? समझ गए? अब बात समझते हैं कि अगर आप OA पर, एक वेक्टर OA है, इस पर आप सिर्फ एक यूनिट चलते हो, 1 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OA, तो क्या वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा? डायरेक्शन तो वेक्टर OA की है, और मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 1 यूनिट। तो इसको जो सिंबल देते हैं, उस सिंबल को हम कहते हैं आई कैप। ये चेंज नहीं होता बेटा। एक्स एक्सिस का क्या कहलाएगा? आई कैप। कितना चल रहे हैं? 1 यूनिट चल रहे हैं एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर 1 यूनिट चलते हैं, तो उसको सिंबल देते हैं हम जे कैप, और जेड एक्सिस पर 1 यूनिट चलते हैं, तो उसको हम सिंबल देते हैं के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमें लेना ही है। ले लिया। अब मान लो जी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है एक्स वाई जेड। जी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है एक्स वाई जेड। अब तुम लोगों को याद होगा 11th में पढ़ाया था कि जब हम ये बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो OA कितने यूनिट प्रेजेंट करता है? जल्दी से बताओ। X, शाबाश। OA कितना प्रेजेंट करता है? X। OC कितना प्रेजेंट करेगा? Y। और OE कितना प्रेजेंट करेगा? Z। X Y Z ऐसे ही प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों वेक्टर OA मैग्नीट्यूड की, अब ध्यान से समझना, लिखना मत अभी कोई भी। अगर मैं बात करूं वेक्टर OA मैग्नीट्यूड की, तो कितना होगा वेक्टर OA मैग्नीट्यूड? बता सकता है कोई? वेक्टर OC मैग्नीट्यूड और वेक्टर OE मैग्नीट्यूड बताओ बच्चों। एक्स वाई जेड, वेरी गुड। OA मैग्नीट्यूड इज X, OC मैग्नीट्यूड इज Y, OE मैग्नीट्यूड इज Z। तीनों मैग्नीट्यूड निकल के आ गए। सही है। अब मैं जो वेक्टर OA है उसको मैं लिखना चाहता हूं आई कैप की फॉर्म में। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, गौरव निदारी है। तो क्या इस बात को अगर ऐसे लिख दूं, वेक्टर OA इज इक्वल टू एक्स आई कैप, गलत होगा?
अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर आ गया। सही है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए, तो वेक्टर ओ ए कैसे होगा, ओ ए के मैग्नीट्यूड से आई कैप को मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, इसी तरीके से वेक्टर ओ सी कितना होगा, वाई जे कैप, और वेक्टर ओ ई कितना होगा, कितना आ गया, जेड के कैप। सही है, अब मुझे फाइंड आउट करना है बेटा वेक्टर ओजी। क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ओजी। हमारा ऑब्जेक्टिव है वेक्टर ओजी को निकालना। यानी अगर जी हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, जी क्या है हमारे पास एक पॉइंट है, तो मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। इससे हम ये सीखेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट स्पेस में गिवन है तो उसका पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। ये तो पता है मुझे कि जी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओजी होता है, लेकिन इसे आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में कैसे लिखोगे ये हमें समझना है। अभी क्लियर हुई बात, क्या करने वाले हम यहां पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेक्टर ओजी को ड्रॉ किया। ये हमने वेक्टर ओजी ड्रॉ कर ली, करेक्ट। अब वेक्टर ओजी मुझे फाइंड आउट करना, ठीक, इनका ही हम यूज करेंगे। अब देखते जाओ, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन देखिए बेटा, आप गए ओ से ए, फिर आप गए ए से बी, तो किसको जोड़ना पड़ेगा जल्दी बताओ, ओ से बी, ये रहेगी अगली डायरेक्शन। क्या ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आ गया, सही है। तो पहले निकालते हैं हम वेक्टर ओ बी, ठीक है, क्या निकालेंगे, वेक्टर ओ बी। हम आ गए इन ट्राइंगल ओ ए बी, किस में आ गए, ओ ए बी। ओ ए बी ने कहा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, तो इसका रिजल्टेंट बन गया वेक्टर ओ बी। रिजल्टेंट क्या बन गया, वेक्टर ओ बी, ठीक है ना। अंश रुक जाए एक मिनट, वेक्टर ओ ए कितना है, एक्स आई कैप, वेक्टर ए बी कितना है वो हमें पता नहीं है, वेक्टर ए बी भी तो पता है, वाई जे कैप हो गया ना, क्योंकि वेक्टर ए बी और वेक्टर ओ सी बराबर है, यही है ना, ठीक है। तो वेक्टर ए बी कितना हो गया, वाई जे कैप हो गया, इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक। ये वेक्टर ओ बी निकल गया, सही है। अब मुझे पहुंचना है ओ जी तक, तो मैं ट्राइंगल यूज करूंगा ओ बी जी। अब ध्यान से देखो, एक डायरेक्शन है ओ से बी, एक डायरेक्शन है ओ से जी, मतलब इस डायरेक्ट वाली अब दे दी उसने, तो ये वाली डायरेक्शन क्या लेनी होगी जल्दी बताओ बच्चों, क्या बी से जी लेना होगा ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग। ट्राइंगल देखो ओ बी जी, तो ओ से बी गए होंगे, बी से जी गए होंगे, तभी तो ओ से जी जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्शन लगानी आ रही है ना। अब नेक्स्ट पर आते हैं, अब हम आ गए इन ट्राइंगल ओ बी जी, किस में आ गए, ओ बी जी, ओ बी जी। अगर ओ बी जी की बात करूं तो मेरे पास हो गया वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी जी इज इक्वल टू वेक्टर ओ जी। वेक्टर ओ बी प्लस बी जी इज इक्वल टू वेक्टर ओ जी। तो वेक्टर ओ बी कितना हो गया, पहले निकाल चुके हो आप लोग, एक्स आई कैप वाई जे कैप, वेक्टर बी जी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ई, ओ ई कितना है, जेड के कैप, ये आ गया जेड इज इक्वल टू वेक्टर। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इतनी मेहनत कर ली, अब रेक्टिफिकेशन, जैसे कहता है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ
फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 3 4। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे निकालना है। तो मान लो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए। तो मुझे ऐसा नहीं कितनी बड़ी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, मैं सीधे कहूंगा कि वेक्टर ओ ए, क्योंकि जब भी पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा। तो वेक्टर ओ ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। आ गया। वो आपने सीखा है, आया कैसे है, करना आपको वो काम है ना? क्यों भाई, सबने फोकस कर लिया होगा, वही करेंगे, ये भी आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वो तो अभी करोगे तो वही पूरे टाइम में, समझ गए? लेकिन ये सब चीजें, कभी कोई कॉम्प्लेक्स चीज आएगी तो आप उसको बना पाओगे। ठीक है ना? अच्छा, अब इसी के हिसाब से अगर समझें कि भाई वेक्टर ओजी मैग्नीट्यूड कितना होगा, जरा बताओ। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना, ध्यान से समझो। यानी पॉइंट जी का ओ से मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला बना? √x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है कि सिंपल सा क्या करो, जो आई कैप जे कैप के कैप के साथ हैं उनके स्क्वायर का सम करना है। ठीक है, अगर मान लो इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को देखें तो जो हमारा वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड है, मुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है लेकिन अब जरूरत ही नहीं है उसकी, हम कहेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, माइनस होगा बेटा तो माइनस के साथ आएगा, ध्यान रखना है। 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 9 और 16, तो ये आ गया √29। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। निकला किससे था? डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब एक नया कॉन्सेप्ट बन गया कि जो एक्स वाई जेड हैं कंपोनेंट्स, उनके साथ इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का होगा तो माइनस लिख के उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। हाँ, इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन माइनस लेना है, एक गलती से माइनस बीच में लगा दो। ठीक है ना, समझ गए? अब बढ़ते हैं एक स्पेशल नोट पर। हो गया नोट? इस नोट को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, वो सब चीजें क्लियर हो गई। एक्स वाई जेड are known as scalar component। और इन्हें कहते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आर नोन एज वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर कोई हमसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछे तो हम क्या कहेंगे? एक्स वाई और जेड। कोई हमसे वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो एक्स आई कैप जेड जे कैप। ठीक है, और सॉरी वाई जे कैप और जेड के कैप। क्लियर हो गई बात? अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया कि हमें वेक्टर दे दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हमसे पूछ रहा है बताओ इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं? तो 2 3 4। सही है। अब हमसे पूछे इसके वेक्टर कंपोनेंट कौन से हैं? 2i कैप 3j कैप 4k कैप। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 2i कैप 3j कैप 4k कैप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो कोई नहीं पढ़ रहा है?
क्या समझाया था? एक्स वाई जेड आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो। उसके एक्स वाई जेड कौन से हैं? 2 3 4। तो डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 3 4। हो गया खत्म। अब सोचो क्या गड़बड़ कर रहे हो ना, पढ़ के नहीं आते हो। उतने डिटेल में वो चीज हमने पढ़ी थी और तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, अब मान लो इसकी डायरेक्शन पूछ ले। डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले। आई कैप जे कैप का कितना फायदा ये समझना है आपको। अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले तो जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो हमें निकालना होगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? यूनिक। अब यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालोगे तो क्या वो इनफाइनाइट हो सकते हैं? एक यूनिट तो एक ही बार चलोगे, तो इसलिए वो क्या हुआ? डायरेक्शन कोसाइन जब भी निकालने को कहेगा हमें क्या निकालना होगा? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अब बताओ यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? जल्दी से बताओ। अभी तो पढ़ाया है, इतनी इतनी याददाश्त कमजोर है? क्यों मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा? हाँ, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही तो हुआ यूनिट वेक्टर। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। मैंने वेक्टर निकाल लिया जी, ओ ए। ओ ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसको इससे कर दिया डिवाइड। क्या बन गया? 2 अपॉन रूट 29 आई कैप, 3 अपॉन रूट 29 जे कैप, 4 अपॉन रूट 29 के कैप। अब जो ये एक्स वाई जेड बन के आए हैं, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। समझ गए? अगर मैं यहां से फाइंड आउट कर लूं, ठीक है ना, चलो ये लिख देता हूं। लोग बिना लिखे नहीं मानोगे, दिमाग नहीं चलाओगे, है ना। अगर मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए, तो ये हो गया वेक्टर ओ ए अपॉन वेक्टर ओ ए मैग्नीट्यूड। अब इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। इसका मतलब 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट 29 के कैप। सही है? अब अगर हमसे पूछ ले कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इस वेक्टर के, या डायरेक्शन रेशो पहले कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशो को कहते हैं डीआरस। तो इसके डायरेक्शन रेशोज हो गए 2, 3 और 4। अगर हमसे इसकी डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले तो डीसीज क्या होंगे? 2 अपॉन रूट 29, 3 अपॉन रूट 29 और 4 अपॉन रूट 29। सही है? कहता है फाइंड डायरेक्शन एंगल्स। क्या पूछे? डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे। ठीक है, तीसरा डायरेक्शन एंगल्स। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, क्या यही कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा नहीं है? यही तो है ये। तो अगर मैं डायरेक्शन एंगल की बात करूं तो मुझे क्या निकालने को बोल रहा है वो? मुझे अल्फा निकालने को बोल रहा है, बीटा निकालने को बोल रहा है और गामा निकालने को बोल रहा है। तो व्हाट अबाउट अल्फा? कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 29 होगा। व्हाट इज बीटा? कॉस इनवर्स 3 बाई रूट 29 और गामा कॉस इनवर्स 4 बाई रूट 29। क्या ये सही है? ये भी तो सोचना जरूरी है। ये पक्का सही निकलेगा। क्यों? कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है? क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो क्या वो 1 से ज्यादा निकलेगा? 25 का रूट होता है 5, तो 29 का रूट तो 5 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई मोर देन 5, 3 डिवाइडेड बाई मोर देन 5, 4 डिवाइडेड बाई मोर देन 5, तो उसी रेंज उसी डोमेन में आएगा। तो ठीक हो रहा है, गलत कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बना है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन रेशो स्केलर कंपोनेंट ही होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन के लिए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर।
डायरेक्शन एंगल के लिए जो हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं उन्हीं में इनवर्स। अगर वैसे निकल रहा हो, कोई एंगल बन रहा हो तो एंगल लिख देंगे, अदरवाइज हम इनवर्स में ही छोड़ देंगे। ठीक है ना। जैसे कॉस इनवर्स हाफ होता तो क्या लिख देता, पाई/3। कॉस इनवर्स 1/√2 होता तो क्या लिख देता, पाई/4। और कॉस इनवर्स और क्या होता, √3/2 होता तो लिख देता पाई/6। ठीक है ना, समझ गए। यहां तक सब कुछ क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। यहां तक अब हो गए खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हो पहले कि नहीं? कौन सा लॉ लगाया था हमने? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ का अब कोई काम नहीं है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब सीधा ये बातें हमें पढ़नी है बच्चों कंपोनेंट फॉर्म। मान लो वेक्टर ए हमारे पास है a1 i कैप, a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप। वेक्टर बी है बेटा a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप प्लस a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। आई कैप यानी a1 प्लस a2 i कैप, b1 प्लस b2 j कैप और प्लस c1 प्लस c2 k कैप। एडिशन करना आगे बहुत ही सिंपल है इसका एडिशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब और इजी लगेगा तुम लोगों को वेक्टर जब कंपोनेंट में पढ़ोगे तो। मान लो बेटा वेक्टर ए हमारे पास है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। वेक्टर बी हमारे पास है i कैप, 5j कैप प्लस 2k कैप। मुझे चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो 2 प्लस आई 3i कैप, 8j कैप और प्लस 4 और 2 कितना हो गया बेटा 6। क्लियर हुआ? ये वही वर्किंग हो रही, देखो ए से बी वेक्टर ए जा रहे हो, फिर बी से सी वेक्टर बी जा रहे हो। ये रहा रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, यानी स्ट्रेट अगर आप जाओगे तो अगर ये दो बातें मुझे पता हैं, मुझे ये पता लगाना है कि अगर मैं स्ट्रेट जाता तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करता, तो सीधा वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। यही काम है जो वहां हमने सीखा था। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √3² प्लस 8² प्लस 6²। कर लोगे ना? ठीक है, तो कितना आ गया 64, 36, 100, 109, √109 चलोगे। अब जरा दोनों के इंडिविजुअल निकाल के देखो, 4, 9, 13, 13 और 16 कितना हुआ, कितना हुआ √29 हो गया। इसको प्लस करो, 25, 4 29 और 1 30, √30। दोनों को प्लस करोगे √109 से ज्यादा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था एलजेब्रा जो वहां हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ा था। अब मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? ठीक है, अब आते बेटा सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स, सेकंड पार्ट। बाकी कॉम्यूटेटिविटी वगैरह याद ही है, किसी भी ऑर्डर में ऐड करो सेम होता है। एसोसिएटिविटी हम पढ़ चुके हैं तो उसको इसमें कंपोनेंट में नहीं करेंगे, वो सब क्लियर है बातें, है ना। अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है।
तो मान लो हमारे पास वेक्टर ए हो गया A1 आई कैप, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। वेक्टर बी हो गया A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। मुझे फाइंड आउट करना है बेटा वेक्टर ए माइनस बी। तो जो हमने एडिशन में वर्किंग की थी वही इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाए, हर एक के बीच में क्या होगा, माइनस हो जाए। तो यानी वेक्टर A1 माइनस वेक्टर A2 आई कैप, वेक्टर B1 माइनस B2 जे कैप प्लस वेक्टर C1 माइनस C2 के कैप। क्लियर हो गया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वेक्टर ए जो कि है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, वेक्टर बी है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप। मुझे निकालना है बेटा वेक्टर ए माइनस बी। ठीक है, तो 2 माइनस 3 यही होगा ना, 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस आई कैप, 4 माइनस माइनस 4 8 जे कैप प्लस हो गया ना, 5 माइनस 9 माइनस 4 के। क्या सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गई? तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट पर अब आते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या हैं? सपोज वेक्टर ए है हमारे पास A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। वेक्टर बी हो गया हमारे पास A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। वेक्टर ए is equal to vector B is possible if and only if A1 is equal to A2, B1 is equal to B2 और C1 is equal to C2 and also converse is true। सही है। अगर स्केलर कंपोनेंट किसी भी दो वेक्टर के बराबर हैं तो वो वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर हो। समझ में आ गया? ठीक है, चले नेक्स्ट बेटा, मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर मल्टीपल। मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल याद है सबको? क्या काम करता है स्केलर मल्टीपल? क्या इफेक्ट डालता है वेक्टर पर? जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो तो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड चेंज। ठीक है ना, समझ गए? तो अब बेटा कंपोनेंट फॉर्म में ऐसा कैसे होता है? मान लो वेक्टर ए हमारे पास है A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप। अगर मैं इसे किसी भी स्केलर मल्टीपल k से मल्टीप्लाई करना चाहूं, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, k से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? हर एक स्केलर कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई होता है। k A1 आई कैप, k B1 जे कैप और k C1 के कैप, k C1 के कैप। बात समझ गए? इस k और उस k में डिफरेंस है, उससे परेशान नहीं होना कि नंबर कट जाएंगे कि अलग सिंबल यूज करना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बच्चों वेक्टर ए है हमारे पास 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। सपोज इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, चॉइस ऑफ वेक्टर ए तो बन गया 10 आई कैप माइनस 6 जे कैप
+8 k कैप। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, मान लो बेटा वेक्टर के स्केलर मल्टीपल मल्टीप्लाई करना चाहते हो वेक्टर a प्लस बी से, तो दोनों को प्लस करके के से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, दोनों को अलग अलग के से मल्टीप्लाई करो, तब भी ये हो जाएगा। ये सब प्रूव, हाँ ये सब प्रूविंग के काम आते हैं। ठीक है ना, समझ गए? दूसरा बेटा, के टाइम्स ऑफ वेक्टर a माइनस बी करना चाहो तो k इंटू वेक्टर a माइनस के टाइम्स ऑफ वेक्टर। थर्ड बेटा, अगर k को मल्टीप्लाई करना चाहो m टाइम्स ऑफ वेक्टर a से, तो चाहे m से पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर k से कर दो, या रीअरेंज करना चाहो k से पहले m से बाद में, तब भी सेम आएगा। या k और m को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब कोई प्रॉपर्टी का क्वेश्चन प्रूफ करना होगा तो वहां काम आएगा। प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई सारी? ठीक है ना, तो इतनी हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। ठीक, और प्लस वाले में एक और लिख सकते हैं वैसे, प्लस और माइनस के लिए। जैसे मान लो, वो तो अब क्लियर हो ही गया होगा, k टाइम्स वेक्टर a प्लस m टाइम्स वेक्टर a, तो मैं लिख सकता हूं k प्लस m और वेक्टर a, मतलब वेक्टर a कॉमन ले सकता हूं। ठीक है ना, बात समझ गए? करेक्ट, तो ये हो गई सारी हमारी प्रॉपर्टीज। अब बेटा पढ़ते हैं कोलिनियर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म। क्या पढ़ना है हमें? कोलिनियर वेक्टर। चलो समझते हैं कोलिनियर। नोट कर लिया? कुछ रहता तो नहीं है? हो गया? चलें? कुछ याद है कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? अंश, क्या होते हैं कोलिनियर वेक्टर? बताइए। जो पैरेलल होते हैं, ठीक है। हाँ, वो तो कोलिनियर पॉइंट हो गए। कोलिनियर वेक्टर आज ही पढ़ा है हमने, जिनका सेम सपोर्ट हो या पैरेलल सपोर्ट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। करेक्ट। देखो बेटा, अब इस बात को समझते हैं थोड़ा, फिर आएंगे हम कंपोनेंट फॉर्म। जैसे मान लो एक वेक्टर ये हो गया, और एक वेक्टर ये हो गया, सही है? ये हमारे पास है वेक्टर ए बी, और ये हमारे पास है वेक्टर पी क्यू। ये दो वेक्टर हैं। ज्योमेट्रिकली सबको पता है कि ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर। क्या है ये? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है ना, तो कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड अपोजिट भी हो सकता है। अगर बच्चों दो वेक्टर को आप लिंक करते हो ना, जैसे मान लो वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है, ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर बी। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, और इन्हें पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इन्हें हम? पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं देखो, अब इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ही होगा, सही है? अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो सकता है? माइनस का फर्क पड़ेगा। मैग्नीट्यूड सेम है तो -1 टाइम्स एक दूसरे से वो रिलेट करते हैं। तो अगर कोलिनियर होते हैं वेक्टर, तो वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, कुछ ना कुछ रिलेट करवाएगा वो उसे। होगा ऐसा कि नहीं? हो सकता है ना, वन इज लैम्डा टाइम्स अदर। अगर मान लो मैग्नीट्यूड में निकालूं
इसका मैग्नीट्यूड निकालूं और इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, सही है। अब दोनों को मैं इक्वल करना चाहता हूं तो किसी ना किसी के मैग्नीट्यूड को तो चेंज करना पड़ेगा, तो बराबर लिख सकते हैं ना। जैसे मान लो ये वेक्टर लिखा और ये वेक्टर लिखा, इसका मैग्नीट्यूड 5 आ गया, उसका मैग्नीट्यूड 7 आ गया, तो कुछ कर सकते हैं ऐसा कि एक को दूसरे की फॉर्म में लिख दें, डिवाइड करके बना सकते हैं, यानी 1 इज लैम्डा टाइम्स अदर, ऐसा होता है ना, हो जाएगा ना। तो ये याद रखना है कि जैसे ही वो बोले कि दो वेक्टर हमें दे रखे हैं पैरेलल या कोलिनियर, तो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि 1 वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स अदर, यानी वेक्टर बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये ज्योमेट्री बन गई, क्लियर है। अब कंपोनेंट फॉर्म में क्या ऐसी चीज हम देखें कि हमें पता चल जाए कि दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं या कोलिनियर नहीं है, सही है। वो कैसे पता लगाओगे, चलो इस पे काम करते। तो वेक्टर ए हमारे पास हो गया सपोज A1 i कैप, B1 j कैप और C1 k कैप। वेक्टर बी हमारे पास हो गया A2 i कैप, B2 j कैप और C2 k कैप। वेक्टर A and vector B are collinear vector because vector A is lambda times vector B, therefore vector A आ गया बच्चों A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप, लैम्डा टाइम्स वेक्टर B हो गया A2 i कैप, B2 j कैप एंड C2 k कैप। ब्रैकेट खोलते हैं, A1 i कैप, B1 j कैप और C1 k कैप प्लस C1 k कैप। ब्रैकेट खोला, लैम्डा टाइम्स A2 i कैप, लैम्डा टाइम्स B2 j कैप, लैम्डा टाइम्स C2 k कैप। हो जाएगा। अब दो वेक्टर के बीच में इक्वल टू साइन लगा है, इसका मतलब इनके स्केलर कंपोनेंट बराबर होंगे। क्या सही है बच्चों? B1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B2 और C1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C2। तो ये आ गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू लैम्डा, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू लैम्डा, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू लैम्डा। ये देखो तीनों लैम्डा के बराबर हैं, तो क्या तीनों बराबर हो गए? ये आ गया हमारा रिजल्ट कि अगर स्केलर कंपोनेंट किसी भी दो वेक्टर के प्रोपोर्शनल हैं तो वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर हो। अगर मुझे दो वेक्टर को पता लगाना है, ऐसे दो वेक्टर दे दिए, चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर है, तो मैं क्या करूंगा? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकाल के देख, सही है। अगर वो तीनों बराबर आते हैं तो कोलिनियर हो गए। अच्छा, एक चीज पे ध्यान दो, लीनियर इक्वेशन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों बराबर होते हैं तो लाइनें क्या होती हैं? कोइंसाइड करती हैं, हो गए ना कोलिनियर। ठीक है, लिंक हो रहा है कुछ, क्योंकि ये भी तो वही बन रहा है, एक्स वाई जेड ही तो है। ये इक्वेशन किस में पहुंच गई? कंपोनेंट फॉर्म में पहुंच गई। ठीक है ना, समझ गए? तो ऐसे ही लिंक हो जाता है। तो ये हो गया खत्म। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पर। मुझे लगता है मुझे ज्यादा कुछ कराना नहीं पड़ेगा, इनको फटाफट तुम लोग खींच दोगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप आर इक्वल। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके आई जे कैप के कैप स्केलर कंपोनेंट बराबर, तो एक्स आ गया 2, वाई आ गया 2 और जेड आ गया 1। कर लोगे ना? पढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? लेट वेक्टर ए इज आई प्लस 2j, वेक्टर बी इज 2i कैप प्लस j कैप, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। हो जाएगा, निकाल लोगे। ए मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट 5, बी मैग्नीट्यूड आ गया
कह रहा आर द टू वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल। अब इसको कंपोनेंट के हिसाब से सोचो, दो वेक्टर कब बराबर होते हैं? जब उनके स्केलर कंपोनेंट बराबर होते हैं। तो क्या इसके स्केलर कंपोनेंट बराबर है? आई कैप के साथ 1 है और बी में आई कैप के साथ 2 है। तो लिखना है बिकॉज A1 इज नॉट इक्वल टू A2 देयरफॉर वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B। अब वैसे नहीं सोचना, ठीक है ना? ठीक। और वैसे मैं सोचूं तो देखो डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। अब पता लगाओ डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। डायरेक्शन कैसे निकलती है, क्या निकालते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। वेरी गुड। तो अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूं तो पहले वाले का क्या आएगा? 1/√5 कॉमा 2/√5 कॉस अल्फा कॉस बीटा। दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन 2/√5 और 1/√5। तो क्या दोनों के अल्फा अल्फा बराबर हुए? नहीं, तो डायरेक्शन अलग हो गई। यही होता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कोई पूछे भाई फिर डायरेक्शन बताओ क्या है, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर ए अपॉन ए मैग्नीट्यूड। बस इतनी सी बातें और कुछ नहीं है इसके अंदर। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए? और वेक्टर में कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल 6 आ गया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर ए अपॉन ए मैग्नीट्यूड हो गया। अब कहते ये तो निकाल दिया आपने, अब बताओ इसमें डायरेक्शन रेशो क्या होंगी, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्शन एंगल क्या होंगे वो पूछता जाएगा, बताते जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। अब देखो ये अलग क्वेश्चन हो गया। कह रहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 7 यूनिट, है ना? 7 बोला है ना, एग्जाम्पल 7 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हमें वेक्टर दे रखा है बेटा, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप -2 j कैप। कह रहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बता दो जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो। क्या करना चाहिए? इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाए। क्या करें बताओ? दिक्कत हो गई ये तो है। अगर हम इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लें, निकाल लिया, ये कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में ही रहेगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बताओ बेटा। 1। अब कह रहा है डायरेक्शन तो सेम रहे, हमें पता है जी डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर ही देता है। अगर 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वही वेक्टर नहीं आ गया? सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड से। अब समझ में आया क्यों हुआ? डेरिवेशन का कुछ फायदा हो रहा है। अब मुझे वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, डायरेक्शन सेम रहे। ठीक है, तो कितना आ गया? 7/√5 आई कैप -14/√5 जे कैप -14/√5। करेक्ट। मान लो कह दे फाइंड अ वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 7, -7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तुम लोग हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इतना समझ लो, अगर ध्यान लगाओगे तो। वो कुछ भी करे, तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, जो मर्जी जितना भी घुमाने की कोशिश कर ले वो नहीं घूमेगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 पर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। तो क्या करना पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 8 में? वेक्टर ए कितना दे रखा है बेटा?
2i प्लस 2j कैप, 2i माइनस 5k कैप। और वेक्टर बी क्या दे रखा है? 2i प्लस 3k कैप। कह रहा है इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब सम, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कितना आ गया? 4i 3j माइनस 2k कैप। ठीक है ना? अब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये नहीं करना, कहीं ये कर दो, समझ गए कि दोनों को टोपी पहना दो। और ये भी नहीं करना कि दोनों को अलग अलग टोपी पहना दो। समझ गए? क्लियर है? ये नहीं तो सर ये सही क्या हो गया, ऐसे नहीं करना। ठीक, आपको क्या करना है, जब भी या तो लिख दो कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, और सबसे अच्छा इलाज क्या होता है कि इसे एक थर्ड वेरिएबल मान लो। वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस बी। अब निकाल लो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी मैग्नीट्यूड। ठीक है? अब यही आगे और बढ़ा दे कि फाइंड अ वेक्टर विच इज इन डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 7। अब क्या हुआ, सी कैप निकाला, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो सी कैप निकाल लेते हैं। सी कैप कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो सी कैप। इसका मैग्नीट्यूड हो गया 16, 4 20 और 9 29 हुआ। तो कितना आ गया, 4/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप और माइनस 2/√29 के कैप। ठीक है ना? सी कैप इस तरीके से निकल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 आ जाओ बेटा। कह रहा है राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर ए आई कैप जे कैप माइनस 2k कैप। बना लोगे इसे, सही है, करेक्ट। कितना आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो, 2 1 -2। डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है बेटा, तो वेक्टर ए अपॉन ए मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, उसके बाद डायरेक्शन को साइंस बता दोगे। ठीक है ना? एक लास्ट टॉपिक कर ही लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर दूं, फिर संडे को सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं बेटा, हो गया ना? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ये हमारे पास स्पेस आ गया, ये हो गया x y z और ये हो गया बेटा वेक्टर ए बी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और z1। बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 और z2। ठीक है? मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर ए बी। 2 पॉइंट को मिलाकर के जो वेक्टर बनेगा, डायरेक्शन वो खुद ही बता रहा है। क्या बता रहा है वो, कि डायरेक्शन हम ले रहे हैं ए टू बी, यानी वेक्टर ए बी मुझे निकालना है, कंपोनेंट फॉर्म बनानी है। अब इसे कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर मुझे निकालना है, जो पॉइंट है। जैसे एक हो गया वेक्टर ओ ए, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। दूसरा हो गया पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी वेक्टर ओ बी। सही है? तो वेक्टर ओ ए का पोजीशन वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा, कुछ याद आया बच्चों? x1 आई कैप, यही होगा ना, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। वेक्टर ओ बी कितना बनेगा,
x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k, यही बनेगा ना? बना लिया। क्या ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल डायरेक्शन सही है? ध्यान से देख लो, ओ से ए से बी, फिर ओ से बी, ठीक है ना? वो अपने आप सही हो जाएगी। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल लॉ को लगाऊं तो हम कहेंगे बिकॉज वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे वेक्टर ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी क्या हो गया? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। क्या सही है? यही होगा ना? वेक्टर ओ बी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। इसी बात को अब आप समझ गए कि क्या करना है आपको। वेक्टर ओ बी क्या है? ये रहा, और ओ ए क्या है? ये रहा। तो वेक्टर ए बी कितना निकल के आया बेटा? x2 माइनस x1, आई कैप सब्ट्रैक्शन आप पढ़ चुके हो, y2 माइनस y1 k कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। हमें ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? कि अगर वेक्टर ए बी निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कैसे आया समझ गए? देखो कितना फायदा हो रहा है ना हर चीज क्लियर करने में, अगर हम ज्योमेट्री को ठीक से पढ़ लें। इसी बात को मैं लिख सकता हूं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी हेड माइनस टेल। क्या याद रखना है? हेड माइनस टेल। अगर मुझे चाहिए बेटा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, तो देखो क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यही चीज हमने पहले भी पढ़ लिया है कि हम स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर को सम कर दें। देखो फॉर्मूला वही है, बस अब दूसरी टर्म में आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्या बच्चों सही है? वही डिस्टेंस फॉर्मूला दूसरे तरीके में आ गया, ठीक है ना? करेक्ट। तो ये हो गया खत्म। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 10 पर। कह रहा फाइंड वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 2 3 0 और q माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 डायरेक्टेड फ्रॉम p टू q। यानी मुझे क्या निकालना? वेक्टर p q निकालना। डायरेक्टेड फ्रॉम p टू q का मतलब p से q की तरफ। तो क्या करूंगा? q माइनस p, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आई कैप, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 जे कैप, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 के कैप। मैग्नीट्यूड पूछे तो निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशो पूछे निकल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन पूछे निकल जाएंगे। उसके बाद सारी की सारी वर्किंग की जा सकती है। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो अब होमवर्क तुम लोगों का क्या है? इस सेक्शन फॉर्मूला छोड़ करके बाकी सब करना है। मतलब 15 छोड़ दो, 15 16, हाँ 15 16 छोड़ करके बाकी सारे कंप्लीट करके लाने हैं, ठीक है? इतना आपका होमवर्क है। संडे को क्लास 11 से 1 है, ठीक है?